अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इंजीनियर फरहान तनवीर और आप देख रहे हैं मैक्सिमा एजुकेशन मास्टर का यूट्यूब चैनल। आज हमारा 9th फिजिक्स के लेक्चर की सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर नंबर 1 में हमने फिजिक्स की डेफिनेशन और उसके साथ ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स जो थी उनको कंप्लीट कर लिया था। आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट होता है। एक तो हमें जो चीज़ें आज पढ़नी है उनमें जो पहला टॉपिक हमारे पास है वो इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स से रिलेटेड है। दूसरा जो टॉपिक हमारे पास है वो है फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज, क्या होती हैं। और फिर फिजिकल क्वांटिटीज की जो दो टाइप्स होती हैं हमें उनके बारे में पढ़ना है, जो कहलाती हैं फंडामेंटल और डेराइव। और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज के स्टैंडर्ड्स आपको पढ़ा दिए जाएं। देखिए, सबसे पहली बात तो देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स पर बात कर लेते हैं। फिजिक्स की कहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं है। पहली बात तो आप कोई भी फील्ड उठा लें और नॉर्मली जब आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो फिर आप इसको पॉइंट्स की सूरत में, बुलेट्स की सूरत में मेंशन कर दीजिएगा, तो आपका जो आंसर होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, एलेबोरेट भी अच्छा हो जाएगा। तो बता खैर मैं ये रहा था कि जब हम बात करते हैं किसकी, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स की बात करते हैं, तो इसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप किसी भी ब्रांच ऑफ फिजिक्स को उठाएं और उसकी एप्लीकेशन को सोच लें। चलिए मैं आपको आसानी कर देता हूँ। हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी थी, तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हीट एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। हीट एनर्जी को वर्क डन में बेटा कन्वर्ट कर रहे हो, तो मैंने ये भी बताया था कि ये वाला काम आपके ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ियों में होता है। गाड़ियों में आपका फ्यूल जलता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है। तो थर्मोडायनेमिक्स वाली ब्रांच को दिमाग में रखते हुए गाड़ी आ जाएगी आपके दिमाग में, और जब गाड़ी आ जाएगी आपके दिमाग में तो आप बोलिए फिजिक्स ने ट्रांसपोर्टेशन को आसान कर दिया है। ट्रांसपोर्टेशन समझते हैं ना, एक जगह से मूव करके दूसरी जगह जाना। तो फिजिक्स की एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन क्या है कि फिजिक्स जो है वो ट्रांसपोर्टेशन को इजी कर चुकी है। यानी गाड़ियाँ, एरोप्लेन्स, रेलवेज, शिप वगैरह, ये सारी ट्रांसपोर्टेशन में थर्मोडायनेमिक्स भी आ जाती है, इसके अंदर मैकेनिक्स भी आ जाती है। तो एक तो ये एप्लीकेशन हो गई। सेकंड एप्लीकेशन फिजिक्स की अगर आप बात करें तो आपको याद होगा कि फिजिक्स की एक ब्रांच आपने मैग्नेटिज्म पढ़ी थी। मैग्नेटिज्म ही को अगर आप आगे लेकर चलें तो उसकी एक और फील्ड बाहर आती है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपने सुने होंगे, ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में सुना होगा, पीएमटी के बारे में तो जरूर सुना होगा। अक्सर हमारे कराची के अंदर तो ये बात बोली जाती है पीएमटी उड़ गया, लाइट चली गई। पीएमटी होता है बेसिकली पोल माउंटेड ट्रांसफॉर्मर। पीएमटी पोल माउंटेड ट्रांसफॉर्मर, ऐसा ट्रांसफॉर्मर जो पोल पर चढ़ा हुआ हो, तो चढ़ा हुआ ही होता है बेचारा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जनरेटर्स में होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मोटर्स में होती है। तो अब ये क्या इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है हमारी डेली लाइफ की, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हमारी डेली लाइफ की। ठीक हो गई बात। अगली इंपॉर्टेंट बात ये याद रखो कि और ब्रांचेस को सोचो और निकालते रहो। ऑप्टिक्स की बात कर लें, ये हमने ब्रांच पढ़ी थी, तो ऑप्टिक्स अगर नहीं होती तो मैं ये चश्मा नहीं लगाया हुआ होता। ऑप्टिक्स ही हमें माइक्रोस्कोप बनाकर दे रही है, ऑप्टिक्स ही हमें टेलीस्कोप बनाकर दे रही है। तो क्या ऑप्टिक्स ही के जरिए से हमने ऑप्टिकल फाइबर भी बनाई है जो टेलीकम्युनिकेशंस में या इंटरनेट के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि हमारा डाटा लेकर जाती है और आती है। तो घरों तक पे फाइबर ऑप्टिक्स आ चुकी है, स्पीड आप लोग देखते हैं 20 MB 30 MB मिलना एक नॉर्मल बात हो चुकी है। तो एक ये एप्लीकेशन हो गई। थोड़ी सी और आगे की बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स से। सोचो, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर मैंने पढ़ाया था कि इससे आप इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। तो फिजिक्स आपको इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करवा कर दे रही है, आपकी पावर की जरूरियात को भी पूरा कर रही है। समझ में आ रही है बात। ये 4-5 तो आपके पास खड़े खड़े फौरन क्या आ जाएंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स आ जाएंगे। अगर आप ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को दिमाग में रखेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। एस्ट्रोफिजिक्स इंसान को चांद पर लेकर जा रही है, ठीक है ना। दीगर प्लैनेट्स के ऊपर आप अपने रोवर्स को या बाकी चीज़ों को भेज रहे हो।
तो फिजिक्स की एप्लीकेशन हम अपने हर तरफ देखते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन से लेकर पानी के पंपिंग से लेकर ईच एंड एवरीथिंग में इलेक्ट्रिसिटी। इवन ये सोलर पैनल भी जो है वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स ऑब्वियसली आपके कोर्स में उन्होंने डिस्कस नहीं करा है, पर सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बहुत बड़ी ब्रांच है, ठीक है। तो सोलर पैनल सारे आपके सॉलिड स्टेट फिजिक्स का समझो एक बहुत बड़ा क्या है, क्या कहा जाएगा, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सॉलिड स्टेट फिजिक्स का। ठीक हो गई बात। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स आपको क्लियर हो गई होगी, 4-5 आपने मोटे-मोटे पॉइंट्स लिख देने हैं। अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। तो पहले समझ लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। मैंने आपको 40 रुपीज दिए और मैंने कहा जाओ जाके समोसा खा के आ जाओ। तो तुम गए दुकान पर और तुमने समोसा खाया, तुमने पैसे पे करे। मैंने तुमसे बोला कि हाँ भाई समोसा खा के मजा आया, तुमने कहा सर बहुत मजा आया। मैंने कहा नहीं, ये बताओ कि कितना मजा आया, इसको क्वांटिफाई करो। क्वांटिफाई करने का मतलब क्या बोला, क्वांटिफाई कर दो। क्वांटिफाई करने का मतलब होता है इसको नापो, मेजर करो। तुमने कहा सर मजा तो बहुत आया लेकिन मैं इसको मेजर नहीं कर सकता। मैंने कहा ये बताओ 100 मजा आया, 200 मजा आया, तो तुमने कहा सर मेजर नहीं हो सकता। मैंने कहा अच्छा जो पेमेंट करी है तुमने, समोसे की प्राइस पे करी है, उसको मेजर कर सकते हो? तो तुमने बोला बिल्कुल सर, वो 40 रुपीज था। तो भाई अब आपको फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटी में फर्क समझ आ जाना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी हर उस क्वांटिटी को कहा जाता है जिसको इंसान मेजर कर सकता है, नाप सकता है। और फिजिकल क्वांटिटी भी हमें फिजिक्स में पढ़नी होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, हम इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, दोज दैट कैन बी क्वांटिफाइड और मेजर्ड। दोज दैट कैन बी क्वांटिफाइड और मेजर्ड, वो क्वांटिटीज जिनको आप नाप तोल सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। और जब आप फिजिकल क्वांटिटीज को नापने की बेटा बात करते हो तो उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि दो चीजें तुम्हें फिजिकल क्वांटिटीज को नपवाने के लिए चाहिए होती हैं। और वो दो चीजें क्या हैं, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूँ। फर्ज करें मैं गोश्त की दुकान पर गया और वहां से मैंने कुछ मांस या बीफ परचेज किया, और वो बीफ परचेज किया मैंने 2 किलोग्राम। ये नॉर्मल सी बात है। ये आलू ले लो भाई, बहरहाल तो आप आलू सब्जी की दुकान पर गए, वहां जाकर आपने क्या किया, आपने 2 किलोग्राम ऑफ पोटैटोज परचेज कर लिए। अब आप खुद देखिए कि इसके अंदर बेसिकली दो चीजें हैं जो कि इस फिजिकल क्वांटिटी को जाहिर या एक्सप्रेस कर रही हैं। वो दो चीजें क्या हैं, एक तो इसका अपना मैग्नीट्यूड है, क्या है, मैग्नीट्यूड, और दूसरी चीज इसका यूनिट है। मैग्नीट्यूड मतलब एक नंबर, एक मिकदार, और यूनिट मतलब इसको नापने का स्टैंडर्ड। क्योंकि पाउंड में भी नापा जा सकता है। केक आप खरीद कर लाते हैं, आप 2 पाउंड का केक, 1 पाउंड का केक भी करते हैं। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी तुमसे दो चीजें डिमांड करती है। बताओ कौन सी दो चीजें, एक मैग्नीट्यूड की मिकदार बता दो, और दूसरी चीज क्या डिमांड करती है, यूनिट बता दो कि किसमें उसको नापना है। तो ये दो चीजें मिलकर ये जो मैग्नीट्यूड है इसको क्वांटिफाई करता है, और ये जो यूनिट होता है इसको स्टैंडर्डाइज करता है। स्टैंडर्डाइज करने का मतलब ये है कि दुनिया में इंसान ने मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज को नापने के मुख्तलिफ स्टैंडर्ड बनाए हैं। अब सोना खरीदने जाओगे, ठीक है, सोना किलोग्राम में भी नप सकता है, लेकिन उसके लिए और भी स्टैंडर्ड है, तोला है ना। इसी तरीके से आप जब क्या नाम है मिल्क परचेज करने जाते हैं तो वहां आप उसको वॉल्यूम के हिसाब से खरीदते हैं। आप बोलते हैं 2 लीटर, 1.5 लीटर, तो वॉल्यूम वहां पर स्पेसिफाई कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डिफरेंट क्या होते हैं, बोलो जल्दी से, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज तुमसे दो चीजें क्या मांगती है, एक मैग्नीट्यूड यानी मिकदार यानी नंबर आसान अल्फाज में, और दूसरा यूनिट यानी स्टैंडर्ड क्या है इस चीज का। ये दो बातें क्लियर हो गई आपको, फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गई। अब बेटा फिजिकल क्वांटिटीज के हम टाइप्स पर आ जाते हैं। वैसे फिजिकल क्वांटिटीज की जो मैंने दो टाइप यहाँ पे लिखी है, एक लिखी है फंडामेंटल और दूसरी बताओ क्या लिखी हुई है, दूसरी मैंने लिखी हुई है डेराइव्ड। इनके अलावा भी दो और तरीके से आप बेटा फिजिकल क्वांटिटीज को ना
क्लासीफाई कर सकते हो जो स्केलर्स और वेक्टर्स कहलाते हैं, लेकिन हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी वाला जो हमारा चैप्टर है वो हमें कहता है कि फिजिकल क्वांटिटीज को आप बच्चों को दो ही क्लासेस पढ़ाएं, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और एक डेराइव्ड क्वांटिटी। यहाँ तो बात समझ में आ रही है? तो अब मैं समझाता हूँ पहले कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं इसके लिए हम, ठीक है। बात कर रहा था मैं किसकी? फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसी तमाम फिजिकल क्वांटिटीज जो कि किसी दूसरी क्वांटिटी से ना निकली हो, जो ओरिजिनल हो, जो अपने आप को डिफाइन करने के लिए दूसरी क्वांटिटीज की मोहताज ना हो। समझ रहे हो बात को? यानी समझो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी क्वांटिटी का। ये वो क्वांटिटीज हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस यूनिट्स भी कहते हैं इनको हम। फंडामेंटल क्वांटिटीज या बुनियादी क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज से हासिल नहीं होती, लेकिन उनसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज निकाली जा सकती हैं। या यूं कह लो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि किसी और से डेराइव्ड या किसी और पे डिपेंड नहीं करती। बात आपको समझ में आ रही है? फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो दूसरों पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो अपने वजूद के लिए, अपने आप के लिए किसी और की मोहताज नहीं होती। अब इंसान ने दुनिया में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाई हैं या जिन क्वांटिटीज को बोला है कि इनको मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज मान रहा हूं, वो दुनिया में 7 हैं। पहले 3 थी, फिर 4 हुई, फिर 7 हो गई। तो मैं आपके सामने एक चार्ट बना देता हूं उन फंडामेंटल क्वांटिटीज का। एक तरफ बेटा मैं क्वांटिटी लिख दूंगा, ऑब्वियसली फंडामेंटल क्वांटिटी की बात हो रही है, और दूसरी तरफ उसका स्टैंडर्ड यानी यूनिट लिख दूंगा। यूनिट का मतलब इसको किसमें नापा जाएगा। सबसे पहली फंडामेंटल क्वांटिटी मास। शुरू में 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज इंसान ने बनाई थी। कौन सी 3? मास, लेंथ और टाइम। मास जिसको इंसान नापता था किसमें? किलोग्राम में, केजी। लेंथ जिसको इंसान नापता था किसमें? मीटर में। टाइम जिसको इंसान किसमें नापता है? सेकंड में। ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज बहुत लंबे अरसे तक चलती रही। उसके बाद ये हुआ कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी का और इजाफा हुआ, और वो फंडामेंटल क्वांटिटी थी इलेक्ट्रिक करंट। ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी थी इसका यूनिट एम्पियर रखा गया, शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल ए। एम्पियर एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट गुजरा है जिसने इलेक्ट्रिसिटी के मैदान में बहुत ज्यादा काम किया है, तो इस वाली क्वांटिटी का जो यूनिट है वो उसके नाम के साथ इन लोगों ने फिक्स कर दिया। यहाँ पर समझ आया? अब ये 4 हो गई, फिर 3 और आई। वो 3 और क्वांटिटीज फिर इंसान ने कौन सी शामिल करी? उनमें पहली है थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर। जगह नहीं है तो मैंने टेम्प लिख दिया है। ये क्या है? थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर, और इसको नापा गया केल्विन में, कैपिटल के। लॉर्ड केल्विन ने थर्मोडायनेमिक्स में और टेम्परेचर के मैदान में बहुत काम किया, तो इसलिए लॉर्ड केल्विन साहब के नाम से नाम रख दिया गया। थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर के बाद अगली आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी जो केमिस्ट्री में भी आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको नापा जाता है मोल में, MOL, और इसका सिंबल MOL होता है। अब आप बोलेंगे बहुत बड़ा 3 मारा, एक ई कम कर दिया, लेकिन ऐसा ही है, इसका सिंबल MOL है और फुल फॉर्म में MOL ही है। लास्ट हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटी है बेटा, ये है रोशनी की शिद्दत, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको आप कैंडेला CD में नापते हैं। किसमें नापते हैं? कैंडेला CD में नापा जाता है। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, और ये जो इनके यूनिट्स हैं बेटा, ये सारे SI यूनिट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? SI यूनिट। दुनिया में ना बहुत सारे मेजरमेंट के सिस्टम्स हैं, उनमें से जो सबसे मशहूर सिस्टम है जो पूरी दुनिया में राइज है वो SI कहलाता है, जिसको सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहते हैं।
सही है, सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ बोलो यूनिट्स। इसके अलावा और भी सिस्टम्स हैं, 3 और बता दूं, कोर्स में नहीं है आपके। सीजीएस है, सीजीएस स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एक और है एनकेएस, एनकेएस वगैरह इसमें कन्वर्ट हो चुका है, मीटर किलोग्राम और सेकंड। उसके बाद फिर एक है ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, बीईएस, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, जिसको एफपीएस भी कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। और एफपीएस का मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड। एक और इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं, यहां पे आप लोगों को बता देते हैं। ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में बेटा मास को ना ये लोग फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं मानते। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बता रहा हूं। मास को फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं मानते ब्रिटिश वाले, वो मास की जगह ना फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटी लेते हैं और उसका यूनिट उनके यहाँ पाउंड होता है। क्या होता है? पाउंड, एलबीज की शॉर्ट फॉर्म है। तो मास को ना वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं मानते। कौन लोग? ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। और हम ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम को ज्यादा मुंह नहीं लगाते, तो हम तो एसआई के हिसाब से ही चलेंगे। समझ गए बात को? पहला तो ये हो गई तुम्हारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब बात कर लें किनकी? बताओ, डेराइव्ड क्वांटिटीज की बात कर लेते हैं। ऐसी तमाम क्वांटिटीज जो ऑब्वियसली फंडामेंटल क्वांटिटीज से निकल कर आ जाएं, ऐसी तमाम क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से हासिल हो जाएं। ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बस। फंडामेंटल क्वांटिटीज से मल्टीप्लाई करके आपस में उनको या डिवाइड करके अगर आप कोई नई क्वांटिटी पैदा कर लेते हैं तो इसको कहते हैं डेराइव्ड। डेराइव्ड का वैसे भी वर्ड का मतलब क्या है? किसी और से निकला हुआ। तो डेराइव्ड क्वांटिटी दूसरों पे डिपेंड करती हैं, फंडामेंटल पे ऑब्वियसली। और डेराइव्ड क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज की, दोबारा बता रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से हासिल होती है, ऐड सब्ट्रैक्ट से नहीं। अब कुछ आपको मैं बता देता हूँ डेराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे बेटा वॉल्यूम हो गई, वॉल्यूम में क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर। अब देखो मीटर 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 ये क्या है? फंडामेंटल है ना, तो इसका यूनिट बन जाता है मीटर क्यूब। इसी तरीके से डेंसिटी है, ये भी डेराइव्ड क्वांटिटी है, इसका यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और बता दो एरिया, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। और बता दो फोर्स, फोर्स का यूनिट आप आगे चलकर पढ़ेंगे न्यूटन होता है। तो ये कुछ मैंने आपके सामने क्या लिख दी? डेराइव्ड क्वांटिटीज लिख दी। फंडामेंटल जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, जो किसी से हासिल नहीं होती, उससे बहुत सारी हासिल हो जाती हैं। डेराइव्ड क्वांटिटीज जो फंडामेंटल की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से हासिल हो, सही है। डेराइव्ड क्वांटिटीज वो जो फंडामेंटल की मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से हासिल हो। डेराइव्ड क्वांटिटीज वो जो दूसरों पे डिपेंड करती है। अब आखिरी बात आज के लेक्चर की करके आज का लेक्चर हम एंड कर देते हैं। देखिए, हमें हमारे कोर्स में उसने कहा है कि इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को थोड़ा थोड़ा हमने क्या करना है? डिस्कस करना है। तो अब मैं इन फंडामेंटल क्वांटिटीज में जो मेरे पास लेंथ है उसको आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मजीद आगे काम कर लेंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं किसकी? स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ की। लेंथ का स्टैंडर्ड अभी आप लोगों ने देखा भी मीटर होता है ना, और 1 मीटर तकरीबन इतना बड़ा होगा। वो पीले रंग का आप लोगों ने स्केल देखा होगा, अक्सर मिस बोर्ड पर जब मैथमेटिक्स वगैरह सॉल्व करवाती थी तो वो पीले रंग का स्केल इतना बड़ा लेकर आते थे। तकरीबन 1 मीटर का क्या होता है? स्केल होता है। तो 1 मीटर होता कितना है? चले मैं थोड़ी सी इसकी आपको ना हिस्ट्री भी बता देता हूँ। आपकी बुक में नहीं है लेकिन अच्छा आप सीखें। शुरू में लेंथ का जो स्टैंडर्ड 1 मीटर बताया गया था ना, वो ये बताया गया कि एक आपके पास पेरिस में आपके पास एक इंटरनेशनल ब्यूरो है। ब्यूरो इदारे को कहते हैं। किस चीज का ब्यूरो है? वेट्स एंड मेजरमेंट्स का। इन्होंने स्टार्टिंग में ये करा कि एक रॉड ली, वो रॉड बनी हुई थी किसकी? प्लाटिनम
इरिडियम की, प्लाटिनम इरिडियम का अलॉय था वो। क्या था? प्लाटिनम इरिडियम का अलॉय था। अलॉय अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूं, स्टील का आप लोगों ने नाम सुना है ना, स्टील का। स्टील जो है वो आयरन का अलॉय है। अलॉय एक ऐसा मटेरियल होता है जो दो या दो से ज्यादा मेटल और कभी कभार इसमें एक नॉन मेटल भी शामिल कर देते हैं, उनसे मिलकर बनता है। अलॉय का फायदा ये होता है बेटा कि लोहे के मुकाबले में सरिया या स्टील जो है वो ज्यादा ताकतवर भी होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी टेंशन या लोड बर्दाश्त करने की, वजन बर्दाश्त करने की सलाहियत भी ज्यादा होती है। और नॉर्मली अलॉयज को जंग भी नहीं लगता, कोरोड भी नहीं होते, ऑक्सीडाइज भी नहीं होते। सही है ना? तो ये अच्छे हैं। तो प्लाटिनम इरिडियम का इन्होंने एक रॉड लिया, उस रॉड पर ना 2 मार्क लगाए इन्होंने। क्या कह रहे? 2 मार्क लगाए। उस मार्क के दरमियान का जो फासला था उसको इन्होंने कहा कि हम इस फासले को आज से क्या कह रहे हैं? 1 मीटर कह रहे हैं। और फिर इस रॉड की रेप्लिका बना के, रेप्लिका कहते हैं नकलें बनाकर पूरी दुनिया में बांट दी। तो सब लोगों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यहां तक बात आपको समझ में आ रही है? अच्छा भाई, अब मसला ये था, यहां तक आपको बात क्लियर हो गई थी। अब मसला एक आना शुरू हो गया। वो मसला पता है क्या आना शुरू हुआ? इन्होंने इस प्लाटिनम इरिडियम के अलॉय की बनी हुई रॉड को पूरे दुनिया में फैला दिया। पर प्रॉब्लम ये हुआ कि इसके साथ एक इशू ये था कि टेम्परेचर चेंज होने से इसकी लंबाई कम ज्यादा होती थी। तो टेम्परेचर जब बढ़ता था, हम सब जानते हैं कि गर्म करने पे चीजें एक्सपेंड हो जाती थी, क्योंकि प्लाटिनम इरिडियम की रॉड गर्म करने पे फैल जाती थी। बहुत ज्यादा नहीं, पर मिलीमीटर में भी फर्क आना एक स्टैंडर्ड के लिए बहुत बुरी बात है। तो गर्मियों में ये लंबाई बढ़ जाती थी और सर्दियों में लंबाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाती थी, सुबड़ जाती थी। तो इन्होंने बोला यार ये स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ज्यादा प्रीसाइज यानी एक्यूरेट नहीं है। सो नाउ व्हाट टू डू? अब एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट लेकर आए और आपकी बुक ने ये प्लाटिनम इरिडियम वाला रॉड वाला मीटर का कॉन्सेप्ट डिस्कस बेटा नहीं करा है, ये आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमने दी है। फिर इन्होंने कहा कि क्यों ना हम लाइट को स्टैंडर्ड बनाएं। अब आप बोलेंगे रोके, लाइट कहां से नाजिल हो गई? जी हाँ, रोशनी की स्पीड से इन्होंने मीटर का स्टैंडर्ड बनाया। अब रोशनी की जो रफ्तार है बेटा, ये तकरीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, यानी रोशनी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला कवर करती है। आप इसको यूं समझें कि रोशनी की स्पीड से अगर हम ट्रेवल करें, वैसे हम ये काम नहीं कर सकते, उसकी कुछ वजूहात हैं जो आप फिजिक्स में आगे चलकर पढ़ेंगे, सेकंड ईयर वगैरह में, अभी नहीं। लेकिन अगर हम रोशनी की स्पीड से ट्रैवल करें, याद रखना अर्थ के 7.5 चक्कर 7.5 रोटेशन अर्थ के हम लगा सकते हैं 1 सेकंड में। इतनी तेज स्पीड होती है। और ये मैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड बोल रहा हूँ, इसकी मैं एक्यूरेट स्पीड यहाँ पर लिख देता हूँ। ये है 299,792,458 मीटर पर सेकंड। 29,97,92,458। ये इतने मीटर, ये 1 मीटर इतना बड़ा होता है जैसे कि मैंने बताया। तो इस जैसे 29,97,92,458 मीटर्स लाइट 1 सेकंड में कवर कर लेती है। अब हमें तो 1 मीटर को डिफाइन करना है, तो 1 मीटर के लिए 1 मीटर फासले के लिए लाइट को कितना टाइम चाहिए होगा? बहुत ज्यादा या बहुत कम? बहुत ही कम, क्योंकि लाइट तो पूरी दुनिया के 7.5 चक्कर लगा रही है 1 सेकंड में। तो 1 मीटर को कवर करने के लिए तो लाइट को बहुत ही कम टाइम लगेगा। वो कैसे निकालें? इसका रेसिप्रोकल ले लें, इसको उलट दें। जैसे ही आप इस वैल्यू को उलटेंगे तो ये क्या बनेगी? 1/299,792,458। अब मीटर पर सेकंड के बजाय हो जाएगा सेकंड पर मीटर। और अगर तुम इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू तकरीबन 3.33 नैनो सेकंड आती है। आप इसको से डिवाइड कर लें, इतना नैनो सेकंड पर मीटर
मीटर। यदि आप ये कहें कि 1 मीटर उतना फासला होता है जितना लाइट 3.33 नैनो सेकंड में कवर कर लेती है, या यूं कह लें कि 1 मीटर वो फासला होता है जो लाइट 1/299792458 ऑफ अ सेकंड में कवर कर लेती है। यानी 1 सेकंड के कितने टुकड़े करो? 299। 1 सेकंड लो, 1 सेकंड बेटा कुछ भी नहीं होता, टक 1 सेकंड गुजर गया। इसके 29 करोड़ 97 लाख 29 करोड़ 97,92,458 यानी 29 करोड़ 97,92,458 टुकड़े कर दो। फिर जो एक टुकड़ा होगा ना, कितना छोटा होगा ना, वो मैंने बताया कि वो 3.33 नैनो सेकंड है। उस एक छोटे से टुकड़े में लाइट 1 मीटर का फासला कवर कर लेती है। तो और ये वैल्यू बहुत फिक्स है क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से लाइट की स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये बोलेंगे कि वो फासला जो लाइट 1/299792458 ऑफ अ सेकंड में यानी 3.33 नैनो सेकंड में तकरीबन कवर कर ले, वो फासला 1 मीटर कहलाता है। अब यहां तक उम्मीद है आपको स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ यानी मीटर समझ में आ गया होगा। अब 3 ऐसे बड़े आपके कोर्स ने एपरेटस डिस्कस करे हैं जो लेंथ को मेजर करते हैं, और वो 3 बड़े एपरेटस कौन से हैं? एक से तो आपका वास्ता सारी जिंदगी पढ़ता ही रहता है, मीटर रूल, स्केल, वो पीला वाला स्केल जो मैंने बताया था इसके पास होता था बड़ा वाला। दूसरे वर्नियर कैलिपर्स, या आप लोग प्रैक्टिकल के अंदर पढ़ेंगे। और तीसरा एक और बड़ा आपके पास एपरेटस होता है जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कहलाता है। ये 3 आपके पास एपरेटस हैं जो कि लेंथ को मेजर करने के काम में आते हैं। इनमें सबसे ज्यादा एक्यूरेट माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, फिर वर्नियर कैलिपर और फिर मीटर रूल है। तो प्रैक्टिकल्स के अंदर आपने इनके बारे में पढ़ना है। तो इसीलिए जो थ्योरी का आपका एग्जाम होता है उसमें इनके बारे में सवाल नॉर्मली नहीं आता। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अगर मेरे पास टाइम बनता है तो मैं इनको भी क्या कर लूंगा, डिस्कस इंशाल्लाह ताला कर लूंगा। और हाँ, ये बताना भी मेरे ऊपर है कि ये तीनों में से ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट क्यों है, उसकी एक्यूरेसी उससे कम क्यों है, और सबसे कम एक्यूरेट जो है वो मीटर रूल क्यों है। तो उम्मीद है यहाँ तक लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे काम करते हैं।